Good morning, students. Student, today our topic is parliamentary executive in India. भारत में संसदीय कार्यपालिका. When the Constitution of India was written, India already had some experience of running the parliamentary system under the Acts of 1919 and 1935. This experience had shown that in the parliamentary system, the executive can be effectively controlled by the representatives of the people. The makers of the Indian constitutions wanted to ensure that the government would be sensitive to public expectations and would be responsible and accountable. The other alternative to the parliamentary executive was the presidential form of government. But the presidential executive puts much emphasis on the president as the chief executive and a source of all executive power. There is always the danger of personality cult in presidential executive. The makers of the Indian Constitution wanted a government that would have a strong executive branch, but at the same time, enough safeguards should be there to check against the personality cult. In the parliamentary form, there are many mechanisms that ensure that the executive will be answerable to and controlled by the legislature or people's representatives. So the constitutions adopted the parliamentary system of executive for the governments both at the national and state levels. अब स्टूडेंट हमारा हेडिंग है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, भारत में संसदीय कार्यपालिका. और स्टूडेंट जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को जो है 1919 और 1935 के एक्ट जो अधिनियम थे के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था. इसकी उनको जो है कुछ एक्सपीरियंस हो चुका था कि किस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है हमें रन करना है. और इसी एक्सपीरियंस ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका है वो जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है. और भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की उपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील हो. मीन्स कि हाँ, भारतीय संविधान के निर्माता चाहते थे कि भारतीय सरकार, भारतीय इंडियन गवर्नमेंट जो है इस तरीके से चूज़ करी जानी चाहिए कि वो इंडियन लोगों की एक्सपेक्टेशंस को जो है, उनकी इच्छाओं को जो है पूरा करने में हेल्पफुल हो. और संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था. लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों का स्रोत मानती है. तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है. तो संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ ही साथ उसमें उन लोगों पर पर्याप्त अंकुश भी लगे होने चाहिए कि मतलब वो कंट्रोल भी होनी चाहिए. तो संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी है. इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है. मीन्स कि इसी वजह से स्टूडेंट जो है हमारे संविधान में किस मेथड को अडॉप्ट किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव फॉर द गवर्नमेंट बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल. हमारे संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर, दोनों ही लेवल पर जो है संसदीय कार्यपालिका पार्लियामेंट्री सिस्टम की व्यवस्था को ही स्वीकार किया गया है. तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज़ अ प्रेसिडेंट who is the formal head of the state of India, and the prime minister and the council of ministers which run the government at the national level. At the state level, the executive comprises the governor and the chief minister and the council of ministers. तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें स्टूडेंट, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है. जो प्रेसिडेंट है स्टूडेंट वो फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट होता है, और प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर जो है सरकार चलाते हैं. और गवर्नर
राज्य के स्तर पर राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिल करके क्या बनाते हैं? कार्यपालिका बनाते हैं। The Constitution of India vests the executive power of the Union formally in the President. In reality, the President exercises these powers through the Council of Ministers headed by the Prime Minister. The President is elected for a period of 5 years, but there is no direct election by the people for the office of President. The President is elected indirectly. This means that the President is elected not by the ordinary citizens but by the elected MLAs and MPs. These elections takes place in accordance with the principle of proportional representation with single transferable vote. The President can be removed from office only by Parliament by following the procedure for impeachment. This procedure required a special majority, as explained in the last chapter. The only ground for impeachment is violation of the Constitution. अब अगर हम भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं, पर वास्तव में अगर हम देखें तो रियलिटी यही है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। और राष्ट्रपति स्टूडेंट हमारे इंडिया में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका मीनिंग ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि जो हमारे चुने हुए विधायक और सांसद है वो करते हैं। और दिस इलेक्शन टेक प्लेस इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यह निर्वाचन जो है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। और केवल संसद ही स्टूडेंट सिर्फ पार्लियामेंट ही राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के थ्रू जो है उसके पद से हटा सकती है। और इस प्रक्रिया के लिए जो संसद में विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। और द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट इज़ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट बताई गई है। आर्टिकल 74(1) There shall be council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his function act in accordance with such advice, provided the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such consideration. अब आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 एक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति जो है हु शैल एक्सरसाइज वो अपने कार्यों शक्तियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मीन्स अगर कुछ करना होगा तो वो जो है मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं जो उसको एडवाइस करेंगे उसी अकॉर्डिंग करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने को भी कह सकता है, उस पर जो है रीथिंक भी कर सकता है। और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। तो डू यू नो व्हाट द वर्ड शैल मीन्स हियर? इट इंडिकेट्स दैट द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। इन व्यू ऑफ द controversy about the scope of president power, specific mention was made in the constitution by amendment that the advice of the council of ministers will be binding on the president. By another amendment made later, it was decided that the president can ask the council of ministers to reconsider its advice, but has to accept the reconsideration advice of the council of ministers. मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर जो है शैल वर्ड यूज़ किया गया है कि इस कथन में जो शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप उसके अर्थ को जानते हैं? उसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान में संशोधन किया गया, चेंज किया गया और उसको स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन किया गया और यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति जो है जो मंत्रिपरिषद उसको सलाह देंगे उसको उसके पर पुनर्विचार भी कर सकता है और उस पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ेगा। We have already seen that the president is the formal head of the government. In this formal sense, the president has wide-ranging executive, legislative, judicial and emergency powers. In parliamentary system, these powers are in reality used by the president only on the advice of the council of ministers. The prime minister and the council of ministers has support of the majority in the Lok Sabha and they are the real executive. In most of the cases, the president has to follow the advice of the council of ministers. अब जैसे स्टूडेंट हम पहले पढ़ चुके कि राष्ट्रपति जो है सरकार का क्या होता है, फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, सरकार का औपचारिक प्रधान होता है
और उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपात शक्तियाँ प्राप्त भी हैं। और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और वो ही वास्तविक कार्यकारी होता है। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। We didn't give him any real power, but we have made his position one of the authority and dignity. The Constitution wants to create neither a real executive nor a mere figurehead, but a head that neither reigns nor governs. It wants to create a great figurehead. जवाहरलाल नेहरू। अब स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा वाद विवाद के थ्रू। ये जो है आपको पेज नंबर 734 पर मिलेगा वॉल्यूम, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये बात कही कि हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी है, लेकिन उसके पद को जो है हमने क्या रखा, उसको अथॉरिटी, डिग्निटी, उसकी गरिमा बनाए रखी है। संविधान उसे न तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और न ही एकदम नाम मात्र का प्रधान। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है और न शासन। यह उसे यह महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। किसे? प्रेसिडेंट को। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thank you. Have a good day.